Hello and welcome guys, welcome back to another exciting video lecture on study social work. स्टडी सोशल वर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे इस चैनल के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं सोशल वर्क के नए नए कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारे सेकेंडरी मेथड्स का एक पार्ट है, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सवाल भी आता है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना भी है, ये भी हम लोग समझ लेंगे। उसके पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ऐप स्टडी सोशल वर्क, कोने में आपको लोगो दिख रहा है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा। आप ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को मिलेगा बहुत सारे बेनिफिट, जैसे एक ही जगह पे सोशल वर्क के बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर, जैसे अभी आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिल जाएगा और बहुत सारे स्टडी टॉपिक्स भी मिल जाएगा फ्रीली। और इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्सेज लेना है, जैसे यूजीसी नेट का हम लोगों का पेपर 2 का भी, सोशल वर्क का पेपर 2 का पेड कोर्सेज चल रहा है, एमएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड बीएसडब्ल्यू का पेड कोर्सेज चल रहा है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। लाइव क्लासेस आप लोगों को मिल जाता है, 1-to-1 बातचीत करने का मौका मिल जाता है और आपका सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाता है, स्टडी टॉपिक मिल जाता है ताकि आपको नोट्स बनाना ना पड़े। और हमारा जो फीस है वो बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। अभी आप अगर ज्वाइन करेंगे तो पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना है 500। ये कब तक रहेगा अभी ऑफर मुझे नहीं मालूम, तो आप लोगों से गुजारिश है अगर आपको पेड कोर्सेज लेना है तो अभी आप एनरोल कर लीजिए 500 पर मंथ। और हमारा डेमो क्लास भी चलता रहता है, तो कभी भी आपको अगर ज्वाइन करना होता है तो आप ये जो नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन में, इसमें आप कॉल करके अपना डेमो क्लास का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम लोगों के समझने में आसान हो जाए इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन का, इस प्रिंसिपल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में क्या क्या भाग है? पहला है जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल और तीसरा है प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या है सर, ये भी बता दीजिए। बताएंगे सर, जरूर बताएंगे। तो देखिए, जनरल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई होना चाहिए और बहुत ही जेनरिक वे में पूरा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करके कुछ प्रिंसिपल दिया गया है, जिसको जनरल प्रिंसिपल के अंडर रखा गया है। अभी हम लोग उसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल वो सारे प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग, फंक्शनिंग, डे टू डे वर्क, इसके आधार पे जो प्रिंसिपल बनाया गया है वो प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के अंदर डाला गया है। और तीसरा है जो है प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है उसका एक एथिकल वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यू भी बनता है। साथ ही साथ उस वैल्यू को हैम्पर ना करते हुए कुछ प्रिंसिपल या गाइडलाइन का प्रोवाइड किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करके प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल के अंडर रखा गया है। तो ये 3 तरीके का प्रिंसिपल आपको पढ़ना है और ये जो डिवीज़न है ये आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर आपको समझने में आसान हो जाता है कि किसके अंदर क्या प्रिंसिपल है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन का जो प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी है। ठीक है, तो एक डिवीज़न बन जाता है तो आसान हो जाता है समझने में। ठीक है, सॉरी। ओके, अब चलिए
हम लोग जनरल प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए जनरल प्रिंसिपल अगर हम बात करेंगे तो जनरल प्रिंसिपल में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी टोटलिटी। तो सर ये एजेंसी टोटलिटी क्या है सर? अब देखिए हम अगर एजेंसी टोटलिटी, अब एजेंसी का मतलब, आप एजेंसी मतलब क्या है? एजेंसी मतलब ही ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो एजेंसी टोटलिटी के बात अगर हम करेंगे तो एजेंसी टोटलिटी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक ठाक चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल देखना पड़ता है। एज ए होल मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन को, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ देखना चाहिए होता है। जहां पर जो डेवलपमेंट चेंजेस आ रही है उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी टोटलिटी का मतलब मोटा मोटा जो बात आपको याद रखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से रन करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट देखा जाता है और उसका जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एडवांटेज है, जो भी डिसएडवांटेज है, उसको एक साथ एकत्रित लेके चलना है आगे, ताकि उनका जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वहां तक वो पहुंच पाए। तो एज ए यूनिट, एज ए एक साथ यूनिफॉर्मिटी वे में अगर देखा जाए तो उसको एजेंसी टोटलिटी, और एजेंसी टोटलिटी का बड़ा फायदा है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है। मोस्टली जैसे कुछ टर्म है ना, जैसे यूज किया जाता है कि और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा घर जैसा है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा सेकंड होम है, ये हमारा फैमिली जैसा, ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल से आया हुआ है। हालांकि ये जो टर्म है वो एथिकली राइट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी का घर नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के तरह प्रोफेशनल वे में देखना चाहिए, लेकिन एज ए होम बोलने का मतलब यह है कि उसको टोटलिटी देखा जा रहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सेक्शन हो, वो हमारे साथ ही कनेक्टेड है और उनका प्रॉब्लम हमारा भी प्रॉब्लम है। ओके, सो अगर मान के चलिए कोई एक अकाउंट सेक्शन है और अकाउंट सेक्शन में कोई चैलेंजेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट सेक्शन के जो लोग हैं वही लोग भिड़ जाएंगे और वही लोग अपना देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो बाकी अगर किसी के पास किसी भी तरीके का एक्सपर्टीज़ है, वहाँ से वो एक्सपर्टीज़ को इन्वॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस चैलेंजेस को सॉल्व करना, इस तरीके का अप्रोचेस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हो गया एजेंसी टोटलिटी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमें बताना जरूर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ चेंज अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब है कि देखिए और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत तरीके का चेंजेस आ रहा है। डे टू डे में वर्क पैटर्न भी चेंजेस होने वाला है और लोगों का जो स्किल है, कैपेबिलिटीज़ है, वो भी अलग होने वाला है। और आज के दिन में जिस तरीके का मैन पावर रिसोर्सेस लेके काम हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है उसी ऑर्गेनाइजेशन को, उस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को चलाने के लिए कोई दूसरे तरीके का स्किलेबल पर्सन भी चाहिए होता है। इसका फंडामेंट क्या है? इसका फंडामेंट्स ये है कि चेंजेस बहुत रिक्वायरमेंट है। टाइम के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज है वो भी चेंज हो रहे हैं, जो मैन पावर है वो भी चेंज हो रहे हैं, जो रिसोर्सेस है, जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो पैटर्न ऑफ वर्क है, वो सारे चीज़ चेंज हो रहे हैं। तो जो चेंज है उस चेंज को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना एक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल होता है। जो चेंजेस आने वाला है और उसको एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग एज पर द चेंज हमें रिएक्ट भी करना है, रिस्पॉन्स करना है पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ चेंज। देखिए ये जितने भी हम प्रिंसिपल अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? जनरल प्रिंसिपल है, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन के ऊपर बात हो रहा है, ठीक है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रन होता है तो उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ग्रोथ के ऊपर। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कोई भी चीज़ सस्टेन नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए और इसको लेके ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको अभी तक का जनरल प्रिंसिपल आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। अब देखिए, पहले जनरल प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल क्या है? जैसे हमने जनरल प्रिंसिपल में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया और ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो भी सिस्टम एज ए होल देखा जा रहा था वो जनरल प्रिंसिपल था। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ये है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो सारे प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड डे टू डे में जो यूज़ होता है, ठीक है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। अगर हम ग्रोथ का बात करेंगे तो वो डे टू डे का बात नहीं है, वो लॉन्ग टर्म बात हो रहा है ना। तो देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे वो सारे प्रिंसिपल डे टू डे में अप्लाई होने वाला है और उसको डे टू डे के वर्क के साथ कंसिडर करके ही काम किया जा रहा है। तो ये हम लोग समझेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का मतलब है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल हमें आ रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर्पस। अब देखिए, एजेंसी का एक पर्पस है और इस पर्पस को कंसिडर करते हुए हमें जो भी मैनेजर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जो भी लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसमें क्या किया जा रहा है कि जो पर्पस है, एजेंसी का पर्पस है, उस पर्पस को कंसिडर किया जा रहा है और उनके डे टू डे एक्टिविटी में उसको अप्लाई किया जा रहा है ताकि वो पर्पस फुलफिल हो पाए। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर्पस का मतलब है कि डे टू डे में उनका जो भी पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पर्पस को कंसिडर करते हुए उनके डेली वर्क फ्लो में उसको इन्वॉल्व किया जाए और काम किया जाए। समझ पा रहे हैं आप? बहुत आसान है ना? आसान सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया तो बीच बीच में मैं ब्रेक लेता रहूँगा खांसी का, तो आप लोग उस हिसाब से ही कंसिडर करते हुए आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब देखिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में, जो है द प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिसोर्सेस क्या होता है। रिसोर्सेस है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सामान, जो भी मटेरियल्स, जो भी लोग बाग काम कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेस हैं। ठीक है, कुछ मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस होते हैं जैसे चेयर, टेबल, कुर्सी, ये सारे ऑफिस का कंस्ट्रक्शन, ऑफिस का बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सारे चीज़ मटेरियलिस्टिक होता है। और कुछ चीज़ें जैसे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कनेक्टेड होता है, जैसे इंटेलेक्चुअलिटी, प्लानिंग, है ना, कम्युनिकेशन, ये सारे भी रिसोर्सेस होता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर हमें समझना है कि जो रिसोर्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो रिसोर्स प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से यूटिलाइज होने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपेबिलिटीज है, जो उसका हाई पिच लेवल ऑफ अचीवमेंट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ठीक है, तो जो रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना, और रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि जिसके पास जिस तरीके का कैपेबिलिटी है उनको उस तरीके का काम या असाइनमेंट में प्रोवाइड करना। ठीक है, जिसके पास जिस तरीके का एक्सपर्टीज है उस तरीके से उनको इन्वॉल्व करना और बेस्ट रिसोर्स को बेस्ट जगह पे अप्लाई करना। ठीक है, ये होता है रिसोर्स एलोकेशन या रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का सक्सेस होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन आशा रखता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होना। एक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कभी देखा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है या कम्युनिकेशन प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा है। हम लोग जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने लेयर्स का, कितने टाइप का कम्युनिकेशन है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि मान के चलिए यहाँ पर बॉस है, यहाँ पर टॉप लेवल पे बॉस है। अब ये बॉस कोई कमांड कर रहे हैं तो इसके नीचे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हैं, जिनके नीचे और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हैं, जिनके नीचे और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हैं, और एकदम नीचे ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात है कि बॉस का
या जो टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग कुछ चीज़ सोच के वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं। उनका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उनका जो प्लानिंग है, वो सारे प्लानिंग कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल तक पहुँचे। लेकिन बात यह है कि बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उन लोगों का कम्युनिकेशन लेवल उतना अच्छा ना होने के कारण या मिसकम्युनिकेट हो जाने के कारण जो कम्युनिकेशन दिया गया था अपर लेवल पे वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचा ही नहीं। तो रिजल्ट क्या निकला उसका? रिजल्ट ये निकला, जो काम अचीव होना था, जो ऑब्जेक्टिव अचीव होना था या जितना ऑब्जेक्टिव अचीव होना था उतना नहीं हो पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन का फ्लॉ है, इसके चलते जो टारगेट है वो मिस हो गया या जो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स है वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बहुत ही मॉनिटरिंग वाला काम है। जब कम्युनिकेशन परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो वहाँ पर बहुत सारे मैकेनिज्म को अप्लाई किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन परफेक्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं और कुछ प्रिंसिपल के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का ही है। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी एंड क्लाइंट्स नीड। अब देखिए, हम लोग सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो हमें कम्युनिटी शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। हालांकि जब कोई और दूसरे स्ट्रीम के बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी नहीं भी हो सकता है, सिर्फ क्लाइंट नीड बोला जा सकता है। लेकिन हमें कम्युनिटी एंड क्लाइंट्स नीड के ऊपर बात करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यू सीनरीज हमारे पास है वो किस तरीके का है? वो है जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। कोई एनजीओज हो सकता है, कोई सोशल सेक्टर, दूसरा सोशल सेक्टर हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, फाउंडेशन लेवल पे काम हो रहा है, कोई भी तरीके का क्लब लेवल पे काम हो सकता है, या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, स्कीम है, उसके अंदर सोशल वर्क किया जा रहा है, तो वो हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब जब लोग काम कर रहे हैं सोशल वर्क के लिए तो मोस्टली हम लोग कहाँ काम करते हैं? कम्युनिटी में काम करते हैं। कम्युनिटी के नीड के ऊपर या फेल्ट नीड के ऊपर बेस करके हम लोग प्रोजेक्ट को फॉर्मिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन होता है या इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी एंड क्लाइंट्स नीड का मतलब यही है कि जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा कम्युनिटी का नीड है और जो हम लोग कर रहे हैं काम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इन दोनों में सिमिलरिटीज होना चाहिए, उन दोनों में कनेक्टिविटी होना चाहिए। कि कम्युनिटी का नीड ही कुछ अलग है। मान के चलिए कोई एक कम्युनिटी जिसमें ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड डेवलप करने का नीड है और हम लोग कोशिश वहाँ कर रहे हैं एजुकेशन को फॉर्मेशन करने के लिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। हालांकि कनेक्टिविटी तो है, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे जो चाहिए वो है लाइवलीहुड, वहाँ पर अर्निंग सोर्सेस। और हम लोग क्या काम कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, तब जाके अर्न करेंगे, तो बहुत बड़ा एक फ्लॉ बन जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे जो अर्नर हैं उन लोगों के लिए लाइवलीहुड ऑप्शन जनरेट करना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में फर्क आ जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी एंड क्लाइंट्स नीड, ये दोनों में सिमिलरिटीज होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और जो नीड है एक्चुअली जिस कम्युनिटी में हम लोग काम कर रहे हैं, उस कम्युनिटी का नीड और एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों में सिमिलरिटीज होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के काम दूसरे को प्रभावित करें। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं? हम लोग नेक्स्ट में जा रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन का मतलब सीधा सीधा यही है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है कोई काम किसी को देना, किसी को प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन के अंदर यही बताया जा रहा है कि जो काम जिनको दिया जा रहा है उनको पहले जांच जरूर कर लेना कि वो उतना कैपेबल है कि नहीं उस काम को करने के लिए, मतलब परफेक्ट पर्सन है कि नहीं। जो डेलीगेशन है वो कहीं ना कहीं बायस ना हो जाए। वो डेलीगेशन प्रॉपर तरीके से सामने से पीछे तक जो भी चैनल है, जिस चैनल के अंदर वो काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम हो रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में परफेक्टली एज पर द नीड, एज पर द कैपेबिलिटीज, एज पर द फ्लो होना चाहिए। वहाँ पर कोई दूसरा चैनल या दूसरा इंटेंशन ना काम करे। दूसरा इंटेंशन का मतलब क्या? पर्सनल बायस हो सकता है कि मैं इस इंसान को नहीं दूंगा, उस इंसान को
फेवरेबल हो सकता है कि कोई एक बॉस का फेवरेबल पर्सन है, उनको डेलीगेट कर दिया गया काम, लेकिन हो सकता है जो काम के एक्चुअली हकदार है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो कहीं कोने पे बैठा हुआ है, उसको काम नहीं दिया जा रहा है, उनको कुछ और छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व करके रखा है। तो अल्टीमेटली दैट विल कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल कॉस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उनके वो पर्सनल फेवरेबल हो जाने के कारण जो पर्सन सबसे ज़्यादा कैपेबल था, उनके पास वो काम डेलीगेट नहीं हुआ, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन को जो लाभ मिलना चाहिए था, जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, जो आउटपुट मिलना चाहिए था, वो आउटपुट नहीं मिला और कहीं ना कहीं काम में डिले भी हो गया और लॉसेस भी हो गया। लॉसेस का मतलब बहुत तरीके का हो सकता है, टाइम लॉसेस हो सकता है, एनर्जी लॉसेस हो सकता है, प्लानिंग लॉसेस हो सकता है, फिर हो सकता है कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव लेना जरूरी पड़े, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो लोग अच्छे लीडर हैं और उन लोगों का काम है दूसरे लोगों से काम करना। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लीडरशिप फॉर्मूला बार बार जनरेट होता रहे, ताकि जो अभी आज के दिन में जो इनिशियल है, वो लोग अपकमिंग डे में उस एडमिनिस्ट्रेशन का भार संभाल पाए, ग्रिप ले पाए और वो लोग नए लोगों को ट्रेन कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलेशन चलता रहे कि एक बंदा जब ज्वाइन किया तो वो अपने सीनियर को देखा, लीडरशिप क्वालिटी को समझा और फिर वो खुद लीडर बन गया या लीड करना शुरू किया टीम को, और पीछे के जो भी लोग नए आ रहे हैं उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। आने वाले टाइम में जो लोग नए हैं, वो लोगों में से कोई एक उठ के आके लीडरशिप क्वालिटी को अडॉप्ट किया और फिर जाके वो अपना कमांड संभाला। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर इसको टेक्निकली इसको बाय प्रोसेस जनरेट किया जा सकता है और ये नियम, ये प्रोसेस होता रहना चाहिए ताकि ये सिलसिला ना रुके। क्योंकि कभी ना कभी अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में लीडर का कमी हो जाए, है ना, अगर सेकंड लाइन लीडरशिप ना मिले, तो फिर जो अचीवेबल गोल है वो भी डिले हो जाएगा और जो आउटपुट है वो भी डिले हो जाए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर लीडरशिप डेवलप ना होने के कारण वो ऑर्गेनाइजेशन ही शट डाउन हो गया है। ये मैं एकदम एग्जाम्पल, मतलब अपना पर्सनल अभिज्ञता, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर रूड एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जो अपना सीट है, जो अपना जगह है, वो दूसरा व्यक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो वो जितना दिन काम किया, जितना दिन कर सकता है उतना दिन किया, लेकिन काम को इस तरीके से हाइड करके किया कि बाकी लोग सीख ही नहीं पाया, बाकी लोगों में वो लीडरशिप कैपेबिलिटी या क्वालिटी डेवलप ही नहीं हुआ। जब उस इंसान का टेन्योर ख़त्म हो गया, जब उस इंसान का टाइम ख़त्म हो गया, तो नया जब लीडर बनना चाहिए था, उस जगह को लेना चाहिए था, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ द रूडनेस, बिकॉज ऑफ द सेल्फिशनेस, वो एक पर्सन, पर्टिकुलरली कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन जो अपना जगह छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसके लिए किसी और को लीडर बनने नहीं दिया। आप समझ पा रहे हैं? तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, ये हम लोग अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल का ही, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही तो प्रिंसिपल है सारे। एडमिनिस्ट्रेशन का अगर प्रिंसिपल होगा तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कनेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का फुल फ्लेज एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को नहीं बोला जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज होता है। आप समझ पा रहे हैं? जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज होता है, जिस तरीके से एक कंपनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक एनजीओ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज कैसे होता है? वहाँ पर बहुत सारे लेयर्स होता है, जैसे लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं या डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, उन लोगों का पोजीशन, काम का पोजीशन, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, ग्राउंड लेवल पे वर्क करना और
जो ग्राउंड पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये सारे चीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेजेंट करना। तो इस एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि सारे चीज़ों को, जितने भी मैंने अभी पोल का बात किया, ये सारे पोल को कहीं ना कहीं कनेक्शन में लाना, हर एक पोल के साथ कनेक्शन में लाना, वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हो या लीडरशिप क्वालिटी मैनेजमेंट हो, रिसोर्स मैनेजमेंट हो, या कोई भी चीज़ को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना और एक ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बनाना, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। में जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है ये है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। ठीक है, बात करते करते मैं बता देता हूँ कि हमारे एक व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप चैनल का मतलब एक व्हाट्सएप का ही ग्रुप के जैसा है, जहाँ पर हम लोग ये जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ाते हैं उस टॉपिक का नोट्स जो है वो हम लोग डाल देते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अभी आप लोगों में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, हालांकि ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है, कोई फीस नहीं जमा करना पड़ रहा है, आप लोग फ्रीली यहाँ वहाँ पर आप अवेलेबल जा सकते हैं। हम लोग कुछ MCQs भी डालते रहते हैं या बहुत सारे डिस्कशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, आपकी जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज, हमारे लिंक्डइन पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो आपको इस जो वीडियो है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ रील्स हम लोग डालते रहते हैं, कुछ पॉडकास्ट डालते रहते हैं, जहाँ पर आपको थोड़े और दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिया से आपको सोशल वर्क में, सोशल वर्क के जर्नी में, सोशल वर्क एजुकेशन में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लगे कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप कर सकते हैं ज्वाइन। अब हम लोग बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर चूज करना, एक मीनिंगफुल सर्विस को प्रोवाइड करना कि किस तरीके से काम को किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्निकल कंपोनेंट, नॉन टेक्निकल कंपोनेंट, सारे चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और एक साथ लेके सबको एक प्लानिंग के बारे में आप लोगों को पता है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल में प्लानिंग कैसे इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, जब प्लानिंग होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना, है ना। दो पर्पस होता है। एक पर्पस क्या है? ब्रेनस्टॉर्म करना प्लानिंग के अंदर कि काम को किस तरीके से किया जाए। हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम लोग चॉक आउट करते हैं अपना रोड मैप, हम लोग समझने के प्रयास करते हैं कि हमें करना क्या है ताकि हमारे काम और आसान हो जाए, इजीली हो जाए और जल्दी हो पाए। ठीक है, तो ये पहला काम। और दूसरा है कि जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं एक साथ, उन लोगों को इक्वली हम लोग अपना व्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग समझाने के प्रयास करते हैं कि हमारा ये मत है, आपका ये क्या राय है, उनका क्या राय है, और अल्टीमेटली जो डिसीजन हुआ वो डिसीजन सब में बट गया। अब उनका काम है कि उनका जो उनके अंदर जितने भी लोग सबऑर्डिनेट्स हैं या उनके अंदर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। तो प्लानिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हर बार प्लानिंग के लिए जो मीटिंग्स होता है या प्लानिंग के लिए बैठा जाता है वो मीनिंगलेस नहीं होता है। हालांकि जब कोई पर्सन काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं तो बड़ा बोर लगता है, यार क्या चल रहा है, तो डिसीजन तो आप ही लोगों को लेना है, तो अल्टीमेटली सबको क्यों बैठा के रखे हो। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग कुछ ही लोग करते हैं और बाकी लोगों को सिर्फ एकदम पपेट के जैसा बैठा के रखते हैं। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे, दैट इज़ नॉट द राइट प्रोसेस। जब प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये गाइडलाइन है। तो जब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का बात कर रहे हैं, इसका मतलब सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देना, सारे लोगों को, टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों का राय लेना और अल्टीमेटली कंक्लूजन में पहुंचना, अल्टीमेटली रोड मैप बनाना ताकि उसको फॉलो करते हुए आने वाले टाइम में जो भी चैलेंजेस है उसको सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा हो गया ये वीडियो, अभी तक लगभग बहुत बड़ा हो गया, तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग प्रिंसिपल का जो भी नेक्स्ट पार्ट है प्रोफेशनल वैल्यू है उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ख्याल रखिए अपना और हमारे साथ जुड़े रहिए।
हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और आपका किसी भी तरीके का बात है, किसी भी तरीके का कमेंट्स है, किसी भी तरीके का सुझाव है, सजेशन है, वो आप बेझिझक हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर अच्छा लगा आपका वीडियो, आपको लगे कि ये जो लेक्चर है हमारे लिए 1% भी बेनिफिशियल है, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि दूसरे को भी हमारे इस चैनल से हेल्प मिल पाए, उनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बन पाए, जिस तरीके से आपने आज फ़ायदा लिया, समझने के प्रयास किया प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं हम लोग जो जितने भी पार्ट बाकी हैं वो सारे पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।